नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विभा ताम्रकान, राजनीति विज्ञान की प्रवक्ता। यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ाते हैं विकास के विभिन्न मार्ग। विकास करने के कौन कौन से विभिन्न मार्ग हैं, उनसे संबंधित चर्चा आप लोगों के साथ आज शेयर करेंगे। ये भी एमए का ही चैप्टर है। तो विकास के विभिन्न मार्ग होते हैं और विकास की स्थिति को प्राप्त करने के लिए भिन्न भिन्न विचारधाराओं के अंतर्गत अलग अलग मार्गों का सुझाव दिया जाता है। इस दृष्टि से प्रमुखतः 3 मार्ग हैं। प्रथम, राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद और आर्थिक क्षेत्र में बाजार अर्थव्यवस्था प्रतिरूप, और द्वितीय में समाजवादी मार्क्सवादी प्रतिरूप या मार्ग, और तृतीय में लोक कल्याणकारी राज्य। इनसे संबंधित चर्चा आपसे करेंगे। जैसे राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद और आर्थिक क्षेत्र में बाजार अर्थव्यवस्था प्रतिरूप। जैसे जेम्स एस कोलमैन ने राजनीतिक विकास को आधुनिकीकरण का लगभग समान रूप बताया है तथा आधुनिकीकरण से उनका आशय है कि आधुनिक समाज या पश्चिमी समाज की स्थिति को प्राप्त करना। इस पश्चिमीकरण या आधुनिक समाज के लक्षण हैं शहरीकरण का उच्च स्तर, साक्षरता का विस्तार, प्रति व्यक्ति आय का उच्च स्तर, अर्थव्यवस्था में वाणिज्य व्यापार और औद्योगिकरण का ऊंचा स्थान, भौगोलिक और सामाजिक गतिशीलता का विस्तार, जनसंपर्क के साधनों का विस्तृत और व्यापक जाल तथा आधुनिक सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक प्रक्रियाओं में समाज के सदस्यों की व्यापक सहभागिता। तो इन चीज़ों से राजनीतिक क्षेत्र में और उदारवाद और आर्थिक क्षेत्र में बाजार अर्थव्यवस्था को ज़्यादा लाभ मिलता है। ये सभी लक्षण पश्चिमी देशों के उन्नत देशों के लक्षण हैं, जो अभी हमने बताए हैं। ये सारे क्या हैं? पश्चिमी देशों के उन्नति देशों के लक्षण हैं तथा इन लक्षणों को प्राप्त करने के लिए नवोदित देशों की पश्चिमी देशों में विद्वान व्यवस्था को अपनाना होगा। इस प्रकार नवोदित देशों या विकासशील देशों के जो नए विकसित देश हो रहे हैं, विकासशील जा रहे हैं, तो विकसित देशों के सम्मुख विकास का एक ही मॉडल हो सकता है और वह है पश्चिमी देशों की व्यवस्था को अपनाना। इस व्यवस्था की 2 सबसे प्रमुख बातें हैं। कौन कौन सी ये बातें हैं? कि प्रथम तो राजनीतिक क्षेत्र में उदारवादी लोकतंत्र को अपनाना और द्वितीय में आर्थिक क्षेत्र में बाजार अर्थव्यवस्था को अपनाना। एक तो उदारवादी लोकतंत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में उदारवादी लोकतंत्र को अपनाना और दूसरी क्या हुई? आर्थिक क्षेत्र में बाजार अर्थव्यवस्था को जरूर अपनाना। आज जो चीन के साथ हो रहा है, जो आज चीन युद्ध की धमकी दे रहा है, यही हो रहा है कि जो वहाँ विदेशी कंपनी लगी हुई थी, अब उसका श्रेय भारत को मिल रहा है। तो चीन बौखलाया हुआ है इस संबंध में। जैसे आर्थिक क्षेत्र में बाजार अर्थव्यवस्था को अपनाना इसी से संबंधित रहता है। बाजार अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है कि आंतरिक क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को सभी प्रकार के प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया जाए और तीसरी दुनिया के देश अपनी अर्थव्यवस्था अपने बाजार मुक्त व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए खोल दें, जिससे उस देश का अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी सुलभ हो जाती है। इस प्रतिरूप के समर्थक आर्थिक समृद्धि को विकास की अनिवार्य शर्त मानते हैं। एक होता है सामाजिक प्रतिरूप है, जिसमें समाजवादी, मार्क्सवादी, नव मार्क्सवादी प्रतिरूप कहा जा सकता है। जो समाजवादी प्रतिरूप में इस चिंतन और प्रतिरूप के अंतर्गत इस बात पर बल दिया गया है कि विकासशील देश हैं यदि आंतरिक क्षेत्र में स्वतंत्र अर्थव्यवस्था को अपनाते हैं तो उनके अपने देश में धनी और गरीब का भेद बढ़ता ही चला जाएगा। निर्धनों के लिए
जिंदा रहना दूषित हो जाएगा। देश की धन संपदा में भले ही थोड़ी वृद्धि हो जाए, लेकिन सामान्यतः जन और मानवता का निश्चित रूप से पतन हो जाएगा। इसके साथ ही यदि उन्होंने विकसित देशों के संदर्भ में मुक्त अर्थव्यवस्था को अपनाया तो वे विकसित देशों के भारी आर्थिक शोषण का शिकार हो ही जाएंगे। विकसित देशों के अंदर में यदि रहेंगे ज़्यादा तो उधर आर्थिक शोषण के शिकार हो जाएंगे तथा विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने की बजाय अविकास के मार्ग पर ही आगे बढ़ें। अतः विकासशील देश अपने देश के सामान्य जन विशेषताएं निर्धन वर्गों के हितों की रक्षा करने के लिए आर्थिक प्रतिबंध लगा सकते हैं। आर्थिक माल के उत्पादन और वितरण के लिए आवश्यक कानून बना सकते हैं तथा उन्हें ऐसा करना ही चाहिए, ऐसे देशों को ऐसा ही करना चाहिए। एक समाजवादी, मार्क्सवादी और नव मार्क्सवादी सिद्धांत के अंतर्गत यह माना जाता है कि अल्प विकसित देशों की वर्तमान दशा पूंजीवादी देशों की गतिविधियों तथा पूंजीवादी देशों द्वारा किए गए शोषण का परिणाम होती है। तो जैसे आज भारत में स्वदेशी को अपनाने की बात हो रही है, तो यही सब बातें इसमें आता है कि विकास के विभिन्न मार्ग रहते हैं। आज अपने ही देश में स्वदेशी को अपनाएं तो ज़्यादा अपने ही देश को भाई आर्थिक विकास में जो अपनी पूंजी दूसरे देशों में चली जाती है वो अपने देश में ही उसको लाभ मिलेगा। जैसे इस तरह पुरानी उपनिवेशवादी शक्तियों को उपनिवेशवाद के आर्थिक लाभ तो पहले की ही तरह प्राप्त हो जाते हैं, जबकि उन्हें इनके राजनीतिक खर्च भी नहीं उठाने पड़ते हैं। जैसे अतः अल्प विकसित देशों को अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के भ्रमजाल से दूर रहना चाहिए। क्या है इसमें? अल्प विकसित देशों को अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के भ्रमजाल से दूर रहना चाहिए। पराश्रित जो सिद्धांत का सारोकार तो अल्प विकसित देशों की आर्थिक समस्या के समाधान से ही है, परंतु इस सिद्धांत के प्रतिपादन इस बात पर बल देते हैं कि सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्तरों पर भी विकासशील देशों को केवल परिश्रम के अंधा अनुकरण से कोई लाभ नहीं होगा। पश्चिम की औद्योगिक को अपनाने का औचित्य है, परंतु अपनी सांस्कृतिक धरोहर को परे रखकर पश्चिमी संस्कृति में ढल जाने का प्रयत्न नवोदित देशों के लिए विनाशकारी सिद्ध होता है। हमें अपने देश की संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए और ना ही पश्चिमी सभ्यता में एकदम डूब जाना चाहिए। इससे क्या होता है कि अपने ही देश का विनाश सिद्ध हो जाता है। बाजार अर्थव्यवस्था प्रतिरूप और समाजवाद मार्क्सवाद प्रतिरूप दोनों ही प्रतिरूपों की अपूर्णता है। जैसे विकासशील देशों के विकास के लिए सुलझाए गए ये दोनों ही प्रतिरूप विकासशील देशों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। ये दोनों ही प्रतिरूप अपूर्ण हैं। बाजार अर्थव्यवस्था प्रतिरूप मात्र आर्थिक समृद्धि पर बल देता है, लेकिन मात्र आर्थिक समृद्धि किसी देश के समूचे कल्याण की बात तो दूर रही, आर्थिक कल्याण का भी साधन नहीं बन सकती है। बाजार अर्थव्यवस्था प्रतिरूप राज्य व्यवस्था को ही वितरणात्मक क्षमता प्रदान नहीं करता, वितरण की कोई उचित व्यवस्था नहीं करता है। यदि देश की धन संपदा में कुछ वृद्धि हो तथा इस वृद्धि के साथ समूची धन संपदा कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित हो जाए तो यह विकास की नहीं वरन विनाश की स्थिति हो जाती है। तो ये दोनों ही प्रतिरूप अतिवादी हैं। बाजार अर्थव्यवस्था केवल उत्पादन पर बल देती है और समाजवादी मार्क्सवादी प्रतिरूप केवल वितरण पर। बाजार अर्थव्यवस्था का मूल मंत्र प्रतिस्पर्धा है, समाजवादी मार्क्सवादी प्रतिरूप का मूल मंत्र प्रतिबंध है। विकासशील देशों के लिए इन दोनों में से कोई अतिवादी मार्ग उपयुक्त नहीं हो सकता। विकासशील देशों के लिए मध्यम मार्ग ही उपयुक्त हो जाता है। जो विकासशील देश होते हैं, जैसे भारत एक विकासशील देश है, तो इसके लिए क्या है, मध्यम मार्ग ही उपयुक्त हो सकता है, जिसमें उदारवाद, पूंजीवाद और समाजवाद मार्क्सवाद का मिश्रण जरूरी हो जाता है। इसमें निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र को साथ साथ रहने दिया जाता है। राज्य सर्वहित को ध्यान में रखकर लगभग समस्त आर्थिक गतिविधियों का नियमित करते हुए कल्याणकारी राज्य की भूमिका संभाल लेता है।
तो क्या होता है, ये वो मुक्त अर्थव्यवस्था और समाजवादी मार्क्सवादी व्यवस्था ने बारी बारी से इन अंतर संघियों और दोषों को जन्म दिया है। अतः स्थिति ने ही कल्याणकारी राज्य का मार्ग प्रशस्त किया है। यह कल्याणकारी राज्य का मार्ग ही विकासशील देशों के विकास के लिए उपयुक्त मार्ग हो सकता है। तो दोस्तों, विकास के कई मार्ग होते हैं विकास करने के लिए, और ये जो विकसित देश होते हैं, कोई छोटे मोटे देश होते हैं तो वह अपने अंडर में ही इनका शोषण करने लगते हैं। तो दोस्तों, विकासशील देशों में विभिन्न जो मार्ग हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।